Everyone, welcome to live stream from DCDC Health Services. This side Deepak Sharma from clinical team and मेरे साथ हैं आज संजय चौधरी। हेलो। तो अभी आज जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था, प्री इन्फॉर्म था कि आज हम लोग सेशन करेंगे। किस पे करेंगे? स्पिल मैनेजमेंट। सो बेसिकली स्पिल मैनेजमेंट हमने इस बार के लिए चूज़ इसलिए किया है कि बीच में कुछ क्वेरीज आ रही थी कुछ सेंटर्स से कि स्पिल मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ बताएं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी शायद कुछ लोगों को, तो जिसकी वजह से अभी अच्छा गुड आफ्टरनून राजेश्वर, मिस्टर मिसिस गंगवार, वेलकम टू द स्ट्रीम। अवंतिका चौधरी, सॉरी चतुर्वेदी, गुड आफ्टरनून। शिवम, गुड आफ्टरनून। योगेश, Sobha Verma, good afternoon everyone. Thank you all for joining on the time. You all are welcome. आप लोग पोस्ट सेशन अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें। सूर्य प्रकाश गुप्ता, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द लाइव सेशन। साहिल खान, वेलकम, गुड आफ्टरनून। हरिकेश यादव, गुड आफ्टरनून। हरिओम यादव, गुड आफ्टरनून। पूजा राजपूत, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम जैसे कि थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम ही है, तो जल्दी से सेशन शुरू कर लेते हैं। तो बात करते हैं आप लोगों से। देखिए, स्पिल मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है, मेरे ख्याल से सब लोग इससे काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं कि क्या होता है, कैसे करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पर एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन आज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सेंटर्स में हमने देखा है कि थोड़ा बहुत एक कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। तो जैसे कि कुछ सेंटर्स से क्वेरी भी आई थी कि इस बार का लाइव सेशन जो आप करें वो आप स्पिल मैनेजमेंट पे कर लें, तो हमें भी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो इसीलिए हमने स्पिल मैनेजमेंट का आज टॉपिक लिया है। तो स्पिल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्पिल मैनेजमेंट की हमारे पास एक किट होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका एक ओवरव्यू है। बेसिकली सभी के सेंटर्स पर वो अवेलेबल भी होगा। पूजा राजपूत, गुड आफ्टरनून। मोनिका, गुड आफ्टरनून। संजय चौधरी, गुड आफ्टरनून। संजय यहीं बैठे और यहीं से बैठे बैठे गुड आफ्टरनून भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी जो स्किल किट हमारे पास है, उसके अंदर कंटेंट बेसिकली क्या क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए। आई होप आप सबको विजिबल होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, और इसका नाम यहाँ पर है हमारे पास स्पिल किट। ये स्पिल किट इसका नाम है। सबसे पहले एक डेफिनेशन हो जाए छोटी सी कि स्पिल किट बेसिकली है क्या, किस काम में आती है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि स्पिल किट काम में तब आती है जब आपके सेंटर पर कोई ब्लड स्पिलेज हो जाए या फिर केमिकल स्पिलेज हो जाए। दोनों के लिए ही स्पिल किट अलग अलग होती हैं। हमारे पास जो अभी स्पिल किट है, जो हमारा सेशन है, वो बेसिकली है ब्लड स्पिल के ऊपर। अगर ब्लड स्पिल होता है आपके सेंटर पे 10 ml से कम है तो वो स्मॉल स्पिल है, 10 ml से ज़्यादा है तो वो लार्ज स्पिल है। दोनों को ही अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हाइपो का डिफरेंस आता है। अगर आपका जो स्पिल हुआ है वो 10 ml से ज़्यादा है तो कॉन्सनट्रेटेड हाइपो उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर 10 ml से कम हुआ है तो उसमें 1% हाइपो हम लोग यूज़ करते हैं। अभी क्या है कि बहुत बार जब हम सेंटर्स पे जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, जब सेंटर पर स्टाफ से पूछते हैं कि जी आप स्पिल मैनेजमेंट करके बताइए कैसे आप करेंगे, तो बहुत बार क्या होता है, जवाब थोड़े अलग अलग होते हैं। मैं आज आपको पूरा अच्छे से ब्रीफ करूंगा कि कैसे हमें स्पिल मैनेजमेंट करना है, और अगर हमसे कोई पूछता है तो उसका आंसर हमें किस तरीके से देना है। आज आपके सारे डाउट्स इस स्पिल मैनेजमेंट सेशन में क्लियर हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। संजय, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा स्पिल मैनेजमेंट, जैसे कि ऑलरेडी बताया गया था। स्पिल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे काम है लाइक डायलिसिस सेंटर्स पे, बेसिकली ब्लड से हमारा काम डेली होता रहता है। लाइक आप डायलिसिस स्टार्ट कर रहे हो, कैनुलेट कर रहे हो, डायलिसिस वॉशिंग करने के लिए जा रहे हो। कई बार होता है क्या है कि ब्लड के पार्टिकल्स ज़मीन पे गिर जाते हैं या बेड पे गिर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सही तरीके से क्लीन करो, या जो स्पिल मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है
वो आप फॉलो करते हुए उसको क्लीन करो ताकि होने वाले इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जा सके। सो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि स्पिल किट क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और कभी भी अगर इन केस आपके फेंडर पे स्पिल होता है, ब्लड स्पिल, तो आप कैसे सारे कंपोनेंट्स को यूज करके स्पिल को क्लीन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो आगे बढ़ते हुए मैं संजय से हेल्प लेना चाहूँगा कि संजय मुझे हेल्प करें कैमरा पकड़ने में, जिससे कि मैं स्पिल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता पाऊँ। सो थैंक यू संजय। देखिए, अगर स्पिल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ये किट अवेलेबल है, राइट। ये एक हमारे पास किट अवेलेबल है। आपको उठना पड़ेगा शायद। तो हमारे पास ये किट अवेलेबल है, ठीक है। अभी क्या है कि मेरा एक सेंटर है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ है, अभी स्पिलेज हुआ है 10 ml से कम, वहाँ पर ब्लड स्पिलेज हुआ है। अभी मुझे करना क्या है? बहुत बार क्या होता है कि जब मैं टेक्नीशियन से पूछता हूँ, वो लोग मुझे बताते हैं कि अगर स्पिलेज होता है तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले पीपी पहन लूँगा, उसके बाद किट को लेकर आ जाऊँगा और फिर मैं वहाँ पर वाइट येलो वाला बोर्ड लगा दूँगा, क्वेश्चन बोर्ड लगा दूँगा। बेसिकली होता क्या है, वहाँ पर स्टेप्स जो होते हैं, जो 1 by 1 होना चाहिए, वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। आप बैक कैमरा करो, वो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं ड्यूरिंग स्पिल मैनेजमेंट। देखिए, स्पिल मैनेजमेंट करना ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं। जैसे कि अभी आपको संजय सर ने बताया कि जब भी हम यूनिट में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लड होते हैं, जहाँ पर ब्लड गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, ब्लड स्पिलेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो ब्लड ज़मीन पर पड़ा रहेगा, अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो होगा क्या, कोई भी अनजाने में इंसान वहाँ पर आ सकता है, उसके पैर में या उसकी बॉडी पर कहीं भी पर वो ब्लड स्पिल जो है टच हो सकता है और वो पूरी यूनिट में इन्फेक्शन फैल सकता है। और अगर वो कोई विजिटर है, पेशेंट का अटेंडेंट है, वो अपने साथ उस इन्फेक्शन को घर लेकर जाएगा और घर में भी वो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये एक लंबा चौड़ा एक सिनेरियो को बचाने के लिए, एक इन्फेक्शन की चेन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पिल मैनेजमेंट करना चाहिए ऑन द स्पॉट जब भी स्पिल हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड अगर गिरा है तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के हैं जो कि बीमारियां फैला सकते हैं, इन्फेक्शंस दे सकते हैं तरह तरह के। क्योंकि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। अभी क्या है कि जैसे हम लोग, अगर मेरे हाथ डायलिसिस यूनिट में काम करते हुए गंदे हैं तो मैं भी इनको बार बार साफ़ करता हूँ, बार बार धोता हूँ। क्यों धोता हूँ? क्योंकि मेरे हाथों के ऊपर अनजाने में इन्फेक्शन आ जाता है। अभी क्या है कि अगर मैं डायलिसिस यूनिट में खड़ा हुआ हूँ और मैंने टेबल पे हाथ रखा है तो भी मुझे हैंड हाइजीन करने की ज़रूरत होती है। इस तरीके से मैं खड़ा हुआ हूँ तो भी, बेशक यहाँ पर ब्लड नहीं है तो भी मेरे हाथों के ऊपर जर्म्स आते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ में सबको आता है कि भाई हर जगह इन्फेक्शन है, डायलिसिस यूनिट के अंदर, हेल्थ केयर में हर जगह। अभी क्या है कि मुझे अपने हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी मेरे लिए हो जाता है कि मैं ब्लड स्पिलेज को भी क्लीन करूं, उसको भी मैं साफ़ करूं। उसको साफ़ करने का तरीका हमारे पास क्या है, उसके लिए अलग से किट होती है जो मैंने आपको अभी दिखाई। ये वाली किट हमारे पास अलग से है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पिल किट, और ये हमने एक सेंटर से ली है। तो सेंटर के लिए भी बहुत एक अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये इसको प्रिपेयर किया हुआ है। ये बड़ा देखकर अच्छा लगा। तो जहाँ पर भी ये अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, आप लोग कोशिश करें कि इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जो भी स्पिल किट के अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अगर स्पिल हो जाता है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर स्पिलेज हुआ है, यहाँ पर ये स्पिलेज हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस रिमोट को यहाँ रख देता हूँ, ये हुआ है स्पिलेज। तो अब मुझे इसका करना क्या है, ये जो ब्लड यहाँ पर गिरा हुआ है, रिमोट को आप मान के चलिए कि ये ब्लड गिरा है, तो अब मुझे इसको साफ़ करना कैसे है। सबसे पहले जिसने भी इसको ऑब्ज़र्व किया है वो इन्फॉर्म करेगा अपनी पूरी टीम को। अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो वहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमेंट में आप लिखते रहिए, जो भी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो सबसे पहले अब मैंने जैसे देखा यहाँ पर ब्लड को मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये ड्यूटी मेरी है कि मैं अब इस काम को किसी और के सर ना डालते हुए मैं खुद भी इसको क्लीन कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो कोई भी है। डायलिसिस यूनिट के अंदर आपके सेंटर में वो कोई भी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें इसको साफ़ करना है जिससे कि कोई इससे इन्फेक्टेड ना हो।
अब सबसे पहले जब मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पर ब्लड स्प्लिच हुआ है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन बोर्ड लगा देना है, जिससे कि कोई भी जब इस जगह पर एंटर करे तो उसको अलग से पता चल जाए, दूर से दिखाई दे जाए येलो कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आम नहीं है, जो रेगुलर पर ऐसा नहीं है होता है, और मुझे यहाँ जाना चाहिए तो बहुत सोच समझ कर जाना चाहिए। ठीक है, अभी हमने एक येलो बोर्ड लगा दिया, लेकिन येलो बोर्ड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्वेश्चन बोर्ड जो है ये लगाना कहाँ पर है। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, इसको आपने एंट्रेंस पे लगाना है, जहाँ से लोग अंदर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ से लोग अंदर आएंगे वो ही इसके ऊपर स्टेप कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं इसके ऊपर, तो उसके बाद उनके पैर में लग सकता है। जो ऑलरेडी अंदर लोग हैं उनको तो पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर स्पिल हुआ है, तो उनको हमें क्वेश्चन बोर्ड उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एंट्रेंस पे लगा देना है, ज़्यादा दूर नहीं लगाएंगे, स्पिल से थोड़ा सा दूर ही लगाएंगे। उसके बाद अभी हमने क्वेश्चन बोर्ड लगा दिया है, अभी जिसको भी वो क्लीन करना है वो क्या करेगा, स्पिल किट को उठाकर लेकर आएगा। ये जो स्पिल किट आपके पास है जिसको हमने बताया, ठीक है, ये वाली स्पिल किट वो लेकर आएगा। क्या करेगा उसके बाद वो पीपी किट पहनेगा, जो भी इसके अंदर गाउन, डिस्पोजेबल एप्रन, आपका ग्लव्स, मास्क, कैप, शू कवर्स, जो भी कुछ इसके अंदर दिया हुआ है वो सारा कुछ वो पहन लेगा। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद वो करेगा मार्कर, अगर इसमें अवेलेबल आपके पास है तो आपने क्या करना है, जहाँ पर भी ये फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पिल हुआ है इसको मार्क कर लेना है, और डबल मार्क करेंगे, इसका 2 गुना मार्क करेंगे। 2 गुना मार्क करने का रीज़न क्या है हमारे पास, कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए कि क्या है 2 गुना मार्क हम करेंगे तो क्यों करेंगे। इसका बेसिकली रीज़न ये है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि एटलीस्ट हमें इतना साफ़ करना है, क्योंकि जब ब्लड स्पिलेज होता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि एटलीस्ट इतना 2 गुना हमने मार्क कर दिया, एटलीस्ट इतना एरिया हमें क्लीन करना ही करना है। गलती से भी कोई स्पिलेज, कोई भी ड्रॉपलेट होता है किसी भी ड्रॉप का बहुत छोटा पार्ट, वो कहीं पर भी बच ना गया हो, वो अनक्लीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने इसको मार्क कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमने पूरा पीपी पहना हुआ है, हमने इसको मार्क भी किया हुआ है। इसके बाद हम लोग डालना इसके ऊपर शुरू करेंगे टिश्यू पेपर। अब टिश्यू पेपर भी हम डालेंगे कैसे, बहुत सारे टेक्नीशियंस को जब मैं पूछता हूँ तो मुझे अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि शायद उस टाइम जब बताया गया तब ध्यान नहीं दे पाए समहाउ, या उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, छुट्टी पर थे, या नाइट शिफ्ट चल रही थी जिस टाइम ट्रेनिंग हुई थी, तो ये अवेयरनेस शायद नहीं पहुंच पाई। तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो क्या होता है, जब वो अलग अलग आंसर्स मिलते हैं तो मुझे भी समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ थोड़ा जो गैप है उसको फिल करना चाहिए। करना कैसे, टिश्यू पेपर को डालना कैसे है। टिश्यू पेपर को जब टेक्नीशियन से मैं पूछता हूँ वो बोलते हैं बाहर की तरफ डाल के फिर अंदर डालना चाहिए। एक टेक्नीशियन को मैं पूछता हूँ वो कहते हैं कि अंदर डालो फिर उसको बाहर की तरफ घुमाना चाहिए। तो बेसिकली इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका ये है कि आप इसको बाहर से डालना शुरू करें और बाद में अंदर आएँ, सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डालते जाएं और बाहर से फिर अंदर की तरफ आएँ। हमें पहले बाहर की तरफ क्यों डालना है, अंदर क्यों नहीं डालना। अगर हम अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, स्पिल जो ब्लड गिरा है वो थोड़ा बाहर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा। अगर हम बाहर की तरफ से डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो एक बाउंड्री क्रिएट करेगा, वो एक बाउंड्री बना लेगा, जिससे क्या रहेगा, वो जो स्पिलेज है वो उसी दायरे के अंदर रह जाएगा, जिससे हम उसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है हाइपोक्लोराइड। अब हमने बाउंड्री बना दी है टिश्यू पेपर की, उससे हमने ब्लड को पूरा रोक दिया, ब्लॉक कर दिया कि वो बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद टिश्यूज़ को हमने बीच में भी डाला है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं डालेंगे, बाउंड्री बनाने के बाद बीच में भी डालेंगे। उसके बाद अब बारी आ जाती है हाइपोक्लोराइड। जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपका जो स्पिल हुआ है वो 10 ml से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइपो रखेंगे। अगर वो 10 ml से कम है तो 1% हाइपोक्लोराइड हम लोग यूज़ करते हैं। अभी क्या है, हमारा जो स्पिल हुआ है वो 10 ml से कम हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इस किट में से फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करना कि मैंने जैसे कि ये किट को पूरा पहना हुआ है, पीपीई किट मैंने पहनी हुई है, तो मेरे पास ये हाइपोक्लोराइड है। बेसिकली ये जिस सेंटर पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड रखा हुआ है जस्ट टू मेक श्योर कि अगर 10 ml से ज़्यादा स्पिल होता है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ होगा। बेसिकली इसमें दूसरा जार भी था जिसमें
1% जो डेली प्रेयर करना होता है, तो वो हमने अभी साइड पे रखा हुआ है। अभी क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड वाला है, आप इसको इमेजिन करिए कि 1% वाला है, क्योंकि मेरा जो स्पिल हुआ है वो 10 ml से कम है। अभी मैं क्या करूँगा, मैंने टिश्यू पेपर भी इसके ऊपर डाला हुआ है, यहाँ पर ये टिश्यू पेपर भी अवेलेबल है। देखिए गार्बेज है, एक डस्टबिन है, और यहाँ पर टिश्यू पेपर्स हैं, और इसमें मास्क एंड पीपीई, बाकी आपका जो डिस्पोजल एप्रन है और प्लस कैप इसके अंदर है, सिरिंज है, गोगल्स हैं, और इसके अंदर एक और छोटा कंटेनर भी है, और इसमें साथ में हमने ये भी रखा हुआ है, इससे हम क्या करेंगे एज अ पिकर, जिससे हम टिश्यू पेपर्स को उठाएंगे। तो इसमें हमने रखे हुए रबर ग्लव्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि हैवी ड्यूटी ग्लव्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है हमें, केमिकल स्पिलेज हो रहा है। अभी बात हम करते हैं वापस कि हमें हाइपो कैसे डालना है। हाइपो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ डालें तो क्या होगा, और अगर अंदर से बाहर की तरफ डालेंगे तो क्या होगा। देखिए मोशन सर्कुलर ही रहेगा, दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ही डालेंगे, लेकिन दोनों में से तरीका कौन सा सही है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बाहर की तरफ से डालना शुरू करते हैं तो होगा क्या, सेम चीज़ होगी। बाहर की तरफ से डाला तो स्पिल बाहर की तरफ ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे टिश्यूज हमने वहाँ पर डाले उसने अभी ब्लड को एब्जॉर्ब किया है, अभी वो गीले हो गए। अब उसके बाद अगर हम हाइपो बाहर की तरफ से डालना शुरू करेंगे तो वो बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है सही तरीका, फिर क्या है कैसे करना चाहिए। सही तरीका ये है कि आप इसको बीच में डालें, बीच में डालते हुए बाहर की तरफ चलें, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ चलते जाएंगे। जब आप इसको इस तरीके से डालेंगे तो क्या होगा, हाइपो वहीं रुका रहेगा। अभी क्या होगा, अब हमें इसे कितनी देर के लिए छोड़ना है, 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि क्या होगा, ब्लड को जब हाइपो दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, हाइपो क्या करेगा, ब्लड को डिसइंफेक्ट कर देगा, उसके अंदर जो होंगे उसको किल कर देगा। अब उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे उसका जो कलर होगा ब्लड का वो भी ब्लैक होता चला जाएगा, ब्लैकिश होता चला जाएगा। इट मीन्स कि वो डिसइंफेक्ट हो चुका है। इसके बाद जैसे ही आपका टाइम पीरियड वहाँ पर ख़त्म हुआ है, 15 से 20 मिनट आपका ख़त्म हुआ है, आप क्या करेंगे, आपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, आपके पास डस्टबिन है यहाँ पर अवेलेबल, उसके बाद आपके पास ये एक पिकर भी है। आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से आप इसको उठाना शुरू करेंगे, यहाँ से टिश्यू पेपर। कौन से बिन में इसको डालना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्द से जल्द कि आप मुझे बताइए कि कौन से बिन में हमें इसको डालना चाहिए। रेड बिन में डालना चाहिए, येलो में डालना चाहिए कि ब्लू में डालना चाहिए, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कौन से हमें बिन में इसको डालना चाहिए। और अगर जैसे कि गोगल्स हैं, यहाँ पर हमारी स्पिल किट के अंदर गोगल्स अवेलेबल हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। जल्द से जल्दी जो भी इस चीज़ का आंसर देगा हमें यहाँ पर पता चलता रहेगा, तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करिए, सबसे पहले आंसर करिए आप। तो ये हमारे जो गोगल्स हैं, इसका काम बेसिकली है क्या, ये आपको हमें बताना है। अच्छा, येलो के लिए बोल रहे हैं सब लोग येलो बोल रहे हैं, इसका मतलब सब लोग इंटेलिजेंट है, सबको पता है कि कौन से बिन में वो जाएगा। सो आप सभी लोग विनर हैं कि ये येलो में ही जाएगा। अभी क्या है, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमको स्पिल मैनेजमेंट करना है और कलेक्ट कैसे करना है, हाइपो हमने डाला कैसे था, टिश्यू पेपर्स हमने कैसे डाले थे, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब देखिए हमने सारा कुछ कलेक्ट कर लिया, हमने उसको येलो बिन में डाल भी दिया है, लेकिन अभी भी क्या है, जो हमारा एरिया हमने डिसइंफेक्ट किया है वहाँ पर अभी क्या है कि थोड़ा अभी गंदगी बची है। अभी हमें उसको साफ़ कैसे करना है। देखिए एरिया तो डिसइंफेक्ट हो चुका है, अब वहाँ पर ब्लड नहीं है। अब जैसे कि इसको हम अगर हटा दें तो ये एरिया हमारा अभी, यहाँ पर ये ब्लड था, ये अभी साफ़ हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, थोड़ी गंदगी बची है। इसको साफ़ हमें करना कैसे है, इसको साफ़ करने का तरीका है, आप सिंपल अपना जो आपके सेंटर में जो भी फ्लोर क्लीनर आप इस्तेमाल करते हैं उससे आप इसको नॉर्मली क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मॉपिंग करवा दीजिए हाउसकीपिंग को बोल के, लेकिन इसके बाद आपके मॉप को अच्छे से क्लीन भी करना है। और जो भी आपने इसमें से पीपी किट, जो भी कुछ आपने यूज़ किया था, जो भी आपने डिस्कार्ड किया है, ग्लव्स वगैरह, आपने तुरंत क्या करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी जो स्पिल किट है इसको हमेशा रिफ़िल करते रहना है टाइम टू टाइम। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे इसको आपने रिफ़िल करना है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कभी अनफॉर्चुनेटली
कभी अगर स्पिल हो जाता है और अचानक से आप अपनी स्पिल किट को उठाकर देखेंगे, कभी आपको इसमें गॉगल्स नहीं मिलेंगे, कभी आपको मास्क नहीं मिलेगा, कभी आपको गाउन नहीं मिलेगा, या आपको हो सकता है टिश्यू पेपर ही ना मिले। सबसे ज़्यादा जो होता है टिश्यू पेपर की शॉर्टेज हो जाती है। देखिए यहाँ पर टिश्यू पेपर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, लेकिन कहीं सेंटर पर देखने को मिलता है कि टिश्यू पेपर बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे केस में क्या होगा कि आप स्पिल मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, जो कि होना बहुत सही तरीके से चाहिए। अभी देखिए येलो गार्बेज में जो हम बात कर रहे थे कि उसको हमें येलो गार्बेज में उसको डिस्कार्ड करना है, तो जो आप यहाँ से उठाएंगे, जो भी स्पिल मैनेजमेंट के दौरान आपने वहाँ से टिश्यू पेपर्स उठाए, आपने उसको इसमें पैक करना है और इसको अच्छे से टाई कर देना है, ऊपर से इसकी गर्दन को बांध देना है। उसके बाद आप इसको येलो बैग में डंप करेंगे। डायरेक्टली सारा कचरा येलो बिन में नहीं जाएगा, पहले आप येलो गार्बेज में डालेंगे, उसके बाद इसकी गर्दन को अच्छे से पैक करेंगे, उसके बाद इसको येलो गार्बेज में डाल देंगे। तो ये है आपका स्पिल मैनेजमेंट। और इसके बाद जो भी ये इंसिडेंट्स आपने हुआ है, जो भी आपने क्लीनिंग करी है, सारा कुछ अच्छे से डॉक्यूमेंट आपको करना है। तो ये था स्पिल मैनेजमेंट के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ थी। अभी इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, हमारे साथ अभी संजय भी हैं, तो संजय से फिर हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। संजय प्लीज़ आप थोड़ा सा बताएं स्पिल मैनेजमेंट के बारे में और कुछ चीज़ें हमें बताएं। ओवर टू संजय। ओके, हेलो फ्रेंड्स। सो जैसा भी दीपक सर ने आपको बताया कि स्पिल किट का एक्चुअली यूज कैसे करना होता है स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस डू ज्वाइन फास्ट, जल्दी से वापस आप ज्वाइन कीजिए। हम लोग वेट करें, अभी आप लोग आएँ और आप अपने अपने सवाल जो है डालें कमेंट बॉक्स में। ओके, कुछ लोग वापस आ गए जल्दी से। दैट्स गुड टू सी कि काफ़ी लोग जल्दी से वापस आ रहे हैं। सो गाइस ज्वाइन अगेन फास्ट सो दैट वी कैन रिज्यूम अगेन। आसपास का शोर जाएगा, नॉइस कर रहा है। Okay, so we are back again. Seems people are joining again. So Khurshid Khan, good afternoon. Welcome to the live session. Santosh, hi. Vinay Kumar, good afternoon. आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे लाइव सेशन में। सो अभी संजय सर कुछ शेयर कर रहे थे, तो अगेन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वही चीज़ें दोबारा एक बार रिपीट करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बीच में नेटवर्क डिस्टर्बेंस हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। सो ओवर टू संजय सर। हेलो फ्रेंड्स। सो हम बात कर रहे थे स्पिल के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपके फेंटर पे कभी ब्लड स्पिल होता है, किसी ज़मीन पे ब्लड गिर जाता है मरीज का, या फिर बेड साइड गिर जाता है, किसी टेबल पे ब्लड स्पिलेज हो जाता है, तो आप उसको प्रॉपरली स्पिल किट यूज करते हुए ही क्लीन करें। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि बड़े नेग्लिगेटिव नेचर के हो जाते हैं लोग कि चलो थोड़ा सा ब्लड तो गिराई है, हम नॉर्मल मॉपिंग करवा के क्लीन कर देते हैं। तो नॉर्मल मॉपिंग करवाने से होता क्या है कि प्रॉपरली वहाँ की जो अवेलेबल कंटामिनेंट्स हैं या जो ब्लड है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है और वो उसके पार्टिकल्स सरफेस पे रह जाते हैं। और अगर सरफेस पे पार्टिकल्स हैं तो वहाँ पे पेशेंट्स घूम रहे हैं, अटेंडेंट्स भी कई बार अंदर आना जाना लगा होता है, स्टाफ हमारा वहाँ पे काम कर रहा है, हाउसकीपिंग्स काम करते हैं, तो उनके पैरों के थ्रू वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ब्लड के, वो आसपास कहीं भी स्प्रेड हो सकते हैं और किसी दूसरे पर्सन को कंटामिनेंट या इन्फेक्टेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी फेंटर पे कभी भी स्पिलेज हो, ब्लड स्पिलेज हो, तो आप लोग प्रॉपरली स्पिल किट का यूज करते हुए केमिकल के थ्रू ही उसको क्लीन करें। दूसरा, स्पिल किट होना बहुत ज़रूरी है सेंटर पे। कई बार देखने को मिलता है कि सेंटर स्पिल किट ही नहीं है ना, तो जैसे भी सर ने दिखाई थी आपको वीडियो में, आप वैसी स्पिल किट सारे सेंटर्स पे बना के रख लें। और ये भी इंश्योर रखें कि जो कंपोनेंट्स लिस्ट में दे रखे हैं वो सारे कंपोनेंट्स आपकी स्पिल किट में अवेलेबल हैं।
एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो आपने स्क्रिप्ट बना के रखी है बट उसमें आपके टिश्यू पेपर ही नहीं है, या फिर गार्बेज ही नहीं है, या फिर कुछ केमिकल ही नहीं है उसके अंदर, है ना, तो फिर आप कैसे यूज करोगे? तो मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा यूज करने के लिए। अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे आप नॉर्मल मॉपिंग करके फेंटर का जो स्टाफ है वो क्लीन करवा देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेंटर पे इंश्योर करें कि स्प्ले किट अवेलेबल है, उसके सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जो चेकलिस्ट में दिए गए हैं। और जब भी आपके फेंटर पे स्पिल होता है माइनर या मेजर, तो आप प्रॉपरली प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही उसको क्लीन करें सारे कंपोनेंट्स यूज करते हुए। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, हमारे पहले कई बार हमने डिस्कस कर रखा है HAI, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो हमने देखा था कि इन्फेक्शन चेन क्या है ना। तो आपका जो ब्लड स्पिल है इट मे बी अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, कि आपका एक पेशेंट का ब्लड या किसी पर्सन का ब्लड कहीं ज़मीन पे गिर जाता है और फिर दूसरे पर्सन से वो कांटेक्ट में आके उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो आपका जो ब्लड स्पिल है इट कैन, वो आसानी से एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन बन सकता है। सो इस चेन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपरली स्पिल किट यूज करते हुए ब्लड स्पिल्स को क्लीन करना पड़ेगा। सो ये सारे जो अभी बताया गया आपको स्पिल किट के बारे में, आप लोग ऐसे ही टेक्निक करके यूज करें सारी किट को और प्रॉपरली स्पिल को क्लीन करें। अगर मेजर ब्लड स्पिल है तो मेजर यानी कंसंट्रेटेड हाइपोक्लोराइड से उसको यूज करें और क्लीन करें। अगर आपका माइनर स्पिल है तो 1% हाइपोक्लोराइड यूज करके आप उसको क्लीन कर सकते हो। अभी आप कुछ क्वायरीज अगर हैं स्पिल किट के ऊपर, कुछ कंपोनेंट्स को लेके या कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग कमेंट करें और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपके आंसर्स का, क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। ओवर टू यू। सो जैसे कि संजय सर ने आपसे बहुत सारी बातें करी, अभी बहुत वैल्यूएबल उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। सो वी वुड लाइक टू हियर सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। तो हम चाहते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में आप डालें, जिससे कि हम लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। तो गाइज जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने अपने क्वेश्चंस आप डालना शुरू करिए कमेंट बॉक्स में। हेलो संदीप, हेलो संतलाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। विपिन ऑफिशियल गुड आफ्टरनून, आदेश पाठक गुड आफ्टरनून। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली पुट योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। जैसे कि सेशन में अब हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि भाई हमें स्पिल किट बनानी कैसे है, या कौन सा हाइपो में रखना चाहिए, 1% रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, किसी भी तरह का आपका ऐसा कोई अगर चैलेंज है या कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको आंसर करेंगे। सो जैसे कि मैं वेट करूंगा, अभी आप लोग अपने क्वेश्चंस डालें कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम लोग स्पिल किट बना लेते हैं, हम सारी चीज़ें स्पिल किट के अंदर रख भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि उसको रिफ़िल करना भूल जाते हैं। कभी अचानक से स्पिलेज हो गया तो अचानक से पता चलता है चलो स्पिल किट उठाकर लेकर आते हैं, लेकिन जब देखा तो पता चला कि उसके अंदर वो चीज़ें है ही नहीं जो होनी चाहिए। दिनेश जांगरा, हेलो, वेलकम टू द लाइव सेशन। अभी क्या है कि हाइपो का सबसे ज़्यादा होता है कि बहुत बार चेक किया कि जब भी स्पिलेज हो गया उसके बाद हाइपो को रिफ़िल नहीं किया, लेकिन जब दोबारा स्पिलेज हुआ तब हाइपोक्लोराइड अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, तो हमेशा चीज़ों को आपने क्या करना है, रिफ़िल ज़रूर करना है। स्पेशली हाइपो का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपका हाइपो आपके स्पिल किट के अंदर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। So here is a question of Dr. हरिकेश यादव। पूछ रहे हैं प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ यूज़ ऑफ 10 ml सिरिंज। सो जिसको भी इसका आंसर पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालना शुरू करिए, फिर हम बताएंगे इसके बारे में। देखते हैं किसको इसके बारे में जानकारी है कि 10 ml सिरिंज का हमें करना क्या है। स्पिल किट में सोडियम हाइपो डेली चेंज करना है। विपिन बिल्कुल चेंज करना है, डेली चेंज करना है, और डेली उसको फ्रेशली 1% प्रिपेयर्ड आपका होना चाहिए हाइपोक्लोराइड, आपको डेली उसको चेंज करना है। सो डॉक्टर हरिकेश यादव का एक जो सवाल है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, जिसको भी पता है क्या यूज़ है हमारी 10 ml सिरिंज का, हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए 10 ml सिरिंज, उसके बारे में आप लोग बताइए जिसको भी इसके बारे में अंदाज़ा है।
आई थिंक ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि सिरिंज तो है, लेकिन उसका यूज़ क्या है। हमारे पास 10 ml की जो सिरिंज रखी हुई है उसका हमें यूज़ क्या करना है। देखिए बेसिकली करना क्या होता है 10 ml की सिरिंज का, उसमें आपको हमेशा देखिए क्या है कि जब भी स्पिल हुआ है, कभी कभार ऐसा होता है कि स्पिल बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो आपने क्या करना है विद द हेल्प ऑफ, अगर आपके पास जार ऐसा है कि उस जार से आप कंफर्टेबली आप हाइपोस पे नहीं डाल सकते, हाइपो ज़्यादा गिर जाने के चांसेस होते हैं। मेरे पास जैसे कि एक ये बोतल है, मेरे पास ये वाली बोतल है, तो मैं इजीली हाइपो को स्प्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा जार ना हो कि कुछ बड़ा एक कंटेनर है, छोटा सा नहीं है, कुछ बड़ा है, जिसकी वजह से मैं उसमें अच्छे से जो है हाइपो को नहीं डाल पाऊँगा, तो क्या करना होता है कि मैं 10 ml सिरिंज से हाइपो को लूँगा और उससे मैं स्प्रेड कर सकता हूँ ईजिली। इसके बाद क्या है, फ्रेश 1% मेक्स सो इफेक्टिव सो यूज़। ओके, डॉक्टर हरिकेश कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, फ्रेशली 1% प्रिपेयर्ड हाइपो अगर रहेगा तो वो उससे होगा क्या, उसका इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट होगा डिसइंफेक्शन का जो उसका प्रोसेस होगा वो इफेक्टिवली काम करेगा। अगर वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। एंड सेविंग एक्स्ट्रा केमिकल, बिल्कुल डॉक्टर हरिकेश बिल्कुल आपने सही कहा। अभी क्या है कि जैसे मैंने सिरिंज से डालना शुरू किया तो क्या हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा केमिकल वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल भी मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जितना मुझे चाहिए था उतना ही मैंने यूज़ किया। सो जितने भी नेक्स्ट और क्वेश्चंस लोग पूछना चाहते हैं आप में से जो भी, वो आप पूछिए, हम लोग बैठे हैं आप लोगों को आंसर करने के लिए। वी आर वेटिंग कि आपका क्वेश्चन आए तो हम आपको आंसर करें। We'll be happy to answer you whatever the question you have. Please ask in comment box. So till we receive your questions, we'll move to another part of spill management. बहुत सेंटर्स में जब मैं जाता हूँ, कहीं मैं विज़िट पर अगर मैं गया हूँ, तो बहुत बार मुझे देखने को मिलता है कि जैसे स्पिल होता है तो हमारी नज़र में आता है कि स्पिल हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम उसका मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, सबसे बड़ी जो बात है ध्यान देने वाली है कि स्पिल हुआ क्यों है, ठीक है। बहुत बार स्पिल होता है पेशेंट के हाथ से, जो नीडल होती है, पेशेंट के हाथ में जो नीडल होती है वहाँ से, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि ओजिंग हो रही है, ब्लड लीक हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, धीरे धीरे वो ब्लड निकल रहा होता है। हाथ के ऊपर ब्लैंकेट रखा हुआ है या फिर बेडशीट लगी हुई है, जिसकी वजह से हमें दूर से नज़र नहीं आता है कि ब्लड लीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब हम पेशेंट के पास जाते हैं, चेक करते हैं काफ़ी देर बाद, तब तक काफ़ी ज़्यादा ब्लड लीक हो चुका होता है। देखिए ऐसे केसेस क्या होता है, फिर उसके बाद नीचे ज़मीन पर ब्लड गिरता है या फिर हमें तब पता चलता है, वो हम क्लीन कर लेते हैं। लेकिन वो जो वेस्ट, जो पेशेंट का ब्लड भी वेस्ट हुआ है और वो हमारा फिर जो बेड भी वहाँ पर गंदा हुआ है, उसको पूरा डिसइंफेक्शन करना, ये एक बहुत ज़्यादा काम हमारा बढ़ा देता है। तो स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पिल मैनेजमेंट करें आप, लेकिन स्पिल का प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्पिल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पिल को प्रिवेंट करें, कि जितना भी हो पाए आप स्पिल को होने ना दें। अब एक और सवाल अगर आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो मैं ही सवाल पूछ के मैं ही खुद आंसर दे देता हूँ। तो देखिए क्या है कि बहुत बार सवाल आता है कि जी हम नापेंगे कैसे कि स्पिल कितना हुआ है, 10 ml हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है। देखिए इसका आंसर ये है कि आपको ये चेक करना होगा कि वो जो स्पिलेज हुआ है, वो जो ब्लड गिरा है, वो किस चीज़ के अंदर से गिरा है। लेट्स सपोज मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब वायल है, EDTA वायल है या फिर प्लेन वायल है, उसके अंदर मैंने 2 ml ब्लड कलेक्ट किया था पेशेंट का फॉर अ सैम्पल टेस्टिंग। मेरे हाथ से अगर वो छूट गया और वो गिर गया तो आई नो कि वो 10 ml से काफ़ी कम है, तो मैं उसका स्पिल मैनेजमेंट उसी के हिसाब से करूँगा। डॉक्टर हरिकेश बोल रहे हैं सेल बायोलॉजी क्लास प्लीज़। अभी तो ये सेशन जो है स्पिल मैनेजमेंट पे है, आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो विल सी ऑन दिस कि हम इस पे क्या कर पाएंगे। रूबी कुमारी गुड आफ्टरनून,
वेलकम टू द लाइव सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस कंटेंट। क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी। ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जो हमारे स्पिल्स हैं हमने सेंटर्स पे देखे हैं, बहुत लार्ज स्पिल्स तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट हमने बहुत ऑफनली देखा है कि स्पॉट्स हमने देखने को मिल जाते हैं मशीन पे, हमारी ए पार्ट बी पार्ट की कैंस पे, या किसी बेड साइड पे। ये बहुत कॉमन है। या हो सकता है कोई स्पिल हो हमारे वॉशिंग एरिया में, तो उन छोटे स्पिल्स के लिए हम क्या करना चाहिए और उनको किस तरह हम ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल। देखिए हमारे डॉक्टर साहब का सवाल जो है वो बिल्कुल उनका नहीं, आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल को अपना बना करके पूछा है। फिर भी हम इसका आंसर देंगे जिससे कि आप में से काफ़ी लोगों की हेल्प हो पाएगी। देखिए जो स्पॉट होता है, स्पॉट मतलब कोई एक ड्रॉप गिरी थी मशीन के ऊपर या फिर बेड साइड रेल पे गिरी हुई थी और वो वहीं पर जमकर रह गई है, उसको क्लीन नहीं किया गया है। पहली गलती इसमें है कि हाउसकीपिंग स्टाफ ने उसको सही से साफ़ किया नहीं है। दूसरा, टेक्नीशियन ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन अगर गलतियां निकालने बैठेंगे तो वो साफ़ हो भी नहीं पाएगा। तो हमें साफ़ वो करना कैसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी स्टाफ उसको ऑब्जर्व कर रहा है या जिसने भी उसको ऑब्जर्व किया है, जिसने देखा है कि स्पिलेज हुआ है, उसको करना क्या है, ग्लव्स पहनने हैं, एक छोटा सा गोज पीस लेना है, उसके ऊपर 1% हाइपोक्लोराइट लेना है, उससे उसको अच्छे से घिस के उसको क्लीन कर देना है। उस स्पॉट को तुरंत के तुरंत आपने क्लीन कर देना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वायरसेस कुछ लंबे टाइम तक जो सरफेस है उस पर बने रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी स्पॉट है आपको उसको तुरंत क्लीन कर देना है। तो इस तरह से आप उसको क्लीन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने आपके जो सवाल का आंसर दिया है तो ये है। बाकी आप देखते हैं अभी हमारे व्यूअर्स हमसे कुछ सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। अमित बुरा, गुड आफ्टरनून टू द लाइव सेशन, वेलकम। आप लोग जल्द से जल्द अपने सवाल रखिए कमेंट बॉक्स में, तो हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और हमारे पास अभी टाइम थोड़ा कम है, तो प्लीज़ आप फास्ट जल्दी करें। अच्छा, तब तक जब तक आप लोग सवाल पूछते हैं तब तक मैं संजय से कुछ बात करना चाहूँगा स्पिल के बारे में। संजय, आपको क्या लगता है कि स्पिल जो होता है, क्या इसका प्रिवेंशन हो सकता है कि मतलब स्पिल को होने ही ना दिया जाए? ऐसे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए कि स्पिल हो ही ना? बिल्कुल, जैसे कि अभी दीपक फ्रेंड ने आपको बताया कि स्पिल मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके फेंटर स्पिलेज हो ही ना, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रैक्टिस को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा कि हम स्पिल को होने से, मतलब स्पिल हो ही ना फेंटर पे, ना। आमतौर पे होता है क्या है कि अगर आप प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं कर रहे डायलेजर का या वैस्कुलर एक्सेस का हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो होता क्या है कि ब्लड कई बार गिर जाता है। तो बड़ा ही कॉमन है कि जब आप ड्यूरिंग डायलिसिस एक डायलेजर को वॉशिंग के लिए लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि रास्ते में जहाँ जहाँ भी आप उस डायलेजर को लेके गुजरे हैं वहाँ पे नीचे नीचे ब्लड के स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो जब भी आप एक डायलिसिस कंप्लीट होने के बाद डायलेजर को लेके जाएं वॉशिंग एरिया तक, तो उसे प्रॉपरली किसी ट्रे में या किसी बॉक्स में रख के लेके जाएं उसको, मतलब ऐसे ओपनली लेके ना जाएं सेंटर पे, उस पर आपकी स्पिल होने से बचेंगे। दूसरा है कि जब भी आप पैकिंग कर रहे हैं, आप पेशेंट का आपने AVF को पैक कर दिया कई बार, है ना, तो होता है क्या है कि कई बार आप लूज छोड़ देते हैं या वहाँ से वूजिंग हो जाती है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी पेशेंट की डायलिसिस कंप्लीट होने के बाद वैस्कुलर एक्सेस साइट को पैक कर रहे हैं, तो प्रॉपरली पैक्ड हो। या मरीज AVF का है, फिशुला है, तो प्रॉपरली आप उसको बैंड माइक्रोपोर के साथ प्रॉपरली पैक करके ही और ब्लड को स्टॉप करके ही पेशेंट को भेजें। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो बेसिकली आप जब डायलिसिस सेंटर पे काम कर रहे हो तो आपको ध्यान देनी है कि आपको स्पिल होने से ही रोकना है ना। स्पिल मैनेजमेंट इज सेकेंडरी चीज़ कि अगर कभी मेजर स्पॉट आपके फेंटर पे हो गया है, कहीं ब्लड स्पिल गिर गया है, तो आपको क्लीन करना है। बट आपको प्रैक्टिसेस को भी अपने उस लेवल तक लेके जाना है कि आपके फेंटर पे स्पिल्स कम से कम हों। कई बार होता क्या है कि जब ड्यूरिंग डायलिसिस हमने डायलिसिस कनेक्ट कर दी, तो जो आपके क्लैंप लाइन्स होती हैं ट्यूबिंग में, तो कई बार कनेक्ट करना भूल जाते हैं लोग उसको, मतलब जो आपका कनेक्टर दिया जाता है लगाने के लिए वो ओपन ही छोड़ देते हैं। तो कई बार ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड गिर के मशीन के आसपास फिर नीचे गिर जाता है, तो वो एक चांस है कि आपके फेंडर पे स्पिल देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। डायलेजर को जेंटली आप वॉशिंग एरिया तक लेके जाएं,
प्लस आपके जो मरीज हैं वेस्कुलर एक्सेस साइट प्रॉपरली उसे टाइट करके क्लोज करें या पैक करें, और जो ड्यूरिंग डायलिसिस आपकी चल रही है तो ट्यूबिंग को प्रॉपरली क्लैम्प्ड करके रखें, या जो कनेक्टर्स या स्टॉपर्स आपको दिए गए हैं सारी पेरिफेरल लाइंस को क्लोज करने के लिए, वो आप उसमें लगा के रखें ऑल टाइम, तो आप ब्लड स्पिल को या स्पॉट होने को फेंटर पे रोक सकते हो। ओके ओके गाइस, आपके सवाल अगर हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, तो हम लोग आंसर करेंगे आपके सारे सवाल। मिस्टर अमित रूवी, कोई सवाल अगर क्वेश्चन है आपका स्पिल किट को लेके तो आप लोग पूछ सकते हो। शायद टेक्नीशियन शर्मा रहे हैं काफ़ी सवाल पूछने में, हम ही उनसे सवाल पूछ लेते हैं। सो मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोड कौन सा होता है। जब भी कोई स्पेल हमारे हॉस्पिटल में होता है तो कौन सा कोड हम अनाउंस करते हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये मुझे दोनों चीज़ें बताइए आप लोग। कौन सा हम कोड अनाउंस करते हैं और उसका इम्पोर्टेंट क्या है। कोड भी कोई भी अगर हो सकता है वो स्पेल का कोड हो सकता है वो कार्डियक अरेस्ट का हो, तो कोड की क्या इम्पोर्टेंस होती है और हम स्पेल के लिए कौन सा कोड हम अनाउंस करते हैं। हाँ, ये पहला आंसर हमारे पास आ गया है बिपिन से, राइट आंसर। कोड ऑरेंज हम अनाउंस करते हैं जब भी हमारे हॉस्पिटल में कोई भी स्पिल होता है। और कोई मुझे बताएगा कि कोड हमने क्यों डेजिग्नेट करे हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, कि कोड ऑरेंज कब होता है, कोड ब्लू क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। कोई मुझे बताएगा कि क्या हमने कोड्स क्यों बनाए हैं उसकी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग डिफरेंट कोड्स, उसका क्या महत्व है, मुझे कोई बताएगा कोड्स का। एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, अगर लार्ज स्पिल हुआ है तो कितना ml हाइपो यूज़ करना है। ऐसी कोई क्वांटिटी डेजिग्नेटेड नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कोई क्वांटिटी एज पर डेजिग्नेटेड नहीं है कि हमको कितना ml उस पर हाइपो यूज़ करना है। जो आपका एरिया इन्फेक्टेड हुआ है पूरा आपको एरिया वो कवर करना है, ठीक है ना। पूरा एरिया आपको कवर करना है। आप देखिए कि आपने वो एरिया कवर ले लिया और थोड़ा सा उसका आउटर बॉर्डर ले लिया, ठीक है ना। तो वो जितने अमाउंट में आपका वो पूरा जो इन्फेक्टेड प्लेस है वो कवर हो जाता है, उतना अमाउंट आपको लेना है जब भी आपका कोई स्पिल होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उसका कोई एक डेजिग्नेटेड अमाउंट नहीं है कि हमको इतना ही ml हमें जो हाइपो है सोल्यूशन डालना है, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मुझे उसका आंसर नहीं मिला कि कोड्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है ना। कोई भी कोड जो हम अनाउंस करते हैं हॉस्पिटल में उसका ये ज़रूरी होता है कि कोड ऑरेंज अगर मैंने अनाउंस करा है हॉस्पिटल में, जब हमारे यहाँ स्पिल हो गया है तो वो कोड सिर्फ मेडिकल स्टाफ को पता होगा और डॉक्टर्स को पता होगा, वहाँ की मैनेजमेंट्स को पता होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जब वहाँ पर काम करते हैं तो हम लोग को इसकी नॉलेज रहती है कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए डेजिग्नेटेड होता है। तो एज सच अगर हम बात करें स्पिल की तो वो कोड ऑरेंज होता है। तो जब हमने कोड ऑरेंज करा है तो वो हमें ही पता है कि कोड ऑरेंज जो है वो स्पिल का है। तो ये एक तो पैनिक होने से बचाता है आम लोगों को कि कोई भी कोड अनाउंस हुआ है तो सारे लोग पैनिक हो जाएं, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का पेशेंट, जो बाहर के विजिटर बैठे हैं कि क्या वजह है जो हॉस्पिटल में कोड अनाउंस हुआ है। तो इसलिए हमने कोड अलग अलग कोड डेजिग्नेटेड किए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको अनाउंस ना करें एज सच के वहाँ पर स्पिल हो गया है या इस जगह पे कार्डियक अरेस्ट हो गया है।
हमने एक कोड ब्लू अनाउंस कर दिया अगर कार्डियक अरेस्ट है या अगर हमारा स्पिल हुआ है तो हमने कोड अनाउंस कर दिया, तो अब हमें पता है कि अगर कोड ऑरेंज अनाउंस हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पिल हुआ है, और मैनेजमेंट को और वहाँ के स्टाफ को इस चीज़ की नॉलेज है, और वो लोग बाकी किसी और को पैनिक ना करें, वो चीज़ बाकी और सबको पैनिक ना करें, वहाँ के पेशेंट्स को, वहाँ के विजिटर्स को, या और लोग अगर वहाँ पे कोई खड़ा है तो उन लोगों को उससे परेशानी ना हो, और हम लोग समझ जाएं अच्छी तरह कि हाँ यहाँ पर कोई स्पिल हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंस होती है कोड की, इसने अलग अलग चीज़ों के हमने अलग अलग कोड्स बनाए। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हमारे तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ, ये अमित ने राइट आंसर दिया था कि नॉट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन अमंग द हॉस्पिटल। रूबी ने भी सही बताया, किसी पेशेंट को घबराहट, बेचैनी, परेशानी ना हो जाए कि किस तरह का कोड अप्लाई वहाँ पे अनाउंस हुआ है, तो पेशेंट्स में पैनिक ना हो। सब लोगों का सही जवाब आ रहा है कि हाँ, सबसे मेन रीज़न तो उसका यही है कि हम किसी चीज़ का पैनिक क्रिएट ना करें और वहाँ के विजिटर्स को और पेशेंट्स को उस चीज़ से परेशानी ना हो। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हों तो वो आप कमेंट्स में हमें डाल सकते हैं जब हमारी वीडियो वहाँ पर लाइव होगी हमारे चैनल पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आते रहिए, चीज़ें सीखती रहिए नई नई। थैंक यू। दीपक, कुछ कहना चाहेंगे आप? So thank you all for joining the session on time। अभी सेशन को कंक्लूड करते हैं। जैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची होंगी, होपफुली आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दीजिएगा जो भी आपके सवाल हैं, तो विल बी हैप्पी टू आंसर यू। तो हम कंक्लूड करते हैं। ओके, संजय सर से भी कुछ बात कर लेते हैं जाते जाते। हाँ जी बिल्कुल। तो आज का अच्छा डिस्कशन हुआ हमारे बीच स्पिल मैनेजमेंट पे, और स्पिल किट क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या कैसे यूज करना है, स्पिल को कैसे मैनेज करना है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप मिनिमाइज कीजिए स्पिल्स को, आप अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से एनहेंस कीजिए कि स्पिल फेंटर पे हो ही ना, और जब भी कभी अगर स्पिल होता है फेंटर पे तो प्रॉपर्ली स्पिल किट का यूज करते हुए ही उसको क्लीन करें, ताकि ये मतलब फेंटर पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रुका जा सके। बाकी थैंक्स फॉर एवरीवन टू ज्वाइनिंग। जस्ट अगर अभी भी आप कोई डाउट या क्वायरी है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, जब हम नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।